बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की तरफ से रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को माह मुबारक की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। हम मीडिया के लोग ख़वातीन हमेशा आवाम के मसाइल बयान करते हैं, जुल्म को जुल्म और जालिम को जालिम कहते हैं। जुल्म और जालिम के खिलाफ इस जंग में हमारे साथ क्या होता है, मैं आज आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जफर गोंदल EOBI के साबिक चेयरमैन हैं। ये जनवरी 2010 से 2013 तक चेयरमैन रहे। इस दौरान इन पर 44 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम लगा। ये आजकल जेरे हिरासत हैं। आज इन्हें स्पेशल जज की अदालत में पेश किया गया। हमारे रिपोर्टर नईम असगर रिपोर्टिंग के लिए अदालत में मौजूद थे। इन्होंने वहां क्या देखा और इनके साथ वहां क्या हुआ, आप ये इनकी जुबानी सुनिए। जी नईम साहब। जिस तरह हम लोग रूटीन की कवरेज पर वहां पर मौजूद थे, मैं और एक हमारे साथ एक साथी थे समा के फयाज, तो हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं, वो बड़े शाहाना अंदाज में चल रहे हैं और पूरा है मुल्ज़मान, एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, जबकि पुलिस वाले उनके साथ बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे उनके जाती मुलाजिम हो। तो हमारी जो हिस्से सहाफत है वो फर्की, हमने कहा कि देखें कि ये कौन है। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की और मैंने वीडियो बनाई। मैंने उसको अपने मोबाइल कैमरे में, मोबाइल में जो है उसको करने की कोशिश की। मीनवाइल वो जो पुलिस वाले जो उनके साथ आ रहे थे, जो उनको प्रोटोकॉल के साथ लेके जा रहे थे कमरा अदालत में, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो कहते हैं कि आप कौन है, हालांकि हम रूटीन में वहां पे जाते हैं, रोजाना जाते हैं, वो हमें जानते हैं। मैंने कहा भाई मैं सहाफी हूँ, मीडिया से हूँ। कहते अपना कार्ड दिखाएं। मैंने अपना कार्ड दिखाया। मैंने उन्हें कार्ड दिखाया, उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया। कार्ड छीनने के बाद फिर उन्होंने मेरा मोबाइल, उन्होंने कहा ये क्यों बना रहे हो। मैंने कहा यार मैं मीडिया से हूँ। तो उन्होंने मेरे से मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैंने मोबाइल पीछे कर लिया। फिर वो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा और वहां पे जफर गोंदल साहब के जो कुछ दोस्त थे या उनके साथ आए हुए लोग थे, उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीना मेरे से। प्रॉपर मोबाइल छीनने के बाद जब वो मेरे मोबाइल के साथ शुरू हो गए, तो मैंने कहा यार मेरा मोबाइल जो है ये ऑफिशियल मोबाइल है, मेरा तो सब कुछ है ही इसमें। मैं उनसे ये बात कर रहा था कि एकदम से एक शख्स आया, उसने जोर से मेरे मुंह पे तमाचा मारा और उसके बाद सब ने मेरे साथ गुथम गुथा हो गए। हमने एहतजाज शुरू कर दिया। ये जब वाकया हुआ उसके बाद मैं वापस आया। मैंने अपने साथी दोस्तों को, रिपोर्टर्स जो वहां पर मौजूद थे, उनको बताया कि ये इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो बाद में पता चला कि ये कोई और साहिब नहीं, ये जफर गोंदल साहब थे जिन्होंने खुद मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। और उनकी रौनक देखें कि उसके बाद भी उन्होंने बिल्कुल माजरत नहीं उस वक्त की, वो अपने काम में लगे। और पुलिस एहलकार जो इस काम में उनका साथ देते रहे, वो बाकायदा उन्होंने मुझे पकड़े रखा जब तक ये सारा काम नहीं हुआ। मोबाइल उनके पास से, उन्होंने मेरे मोबाइल से डाटा डिलीट नहीं किया, उन्होंने मुझे पकड़े रखा। ख़वातीन, ये है आजादी राय, ये है सहाफत और सहाफियों के साथ सलूक। आपने अगर साइकिल चोरी की हो तो यह रियासत आप पर पूरा कानून नाफिज कर देगी। और आप अगर जफर गोंदल हैं और आप 44 अरब रुपए खा गए हैं, तो फिर आपको इतना VIP प्रोटोकॉल मिलेगा कि आप सहाफी को अदालत में थप्पड़ भी मार सकते हैं। मारते रहे थप्पड़ जनाब, आप कब तक मार लेंगे? आप कब तक तकब्बर के घोड़े पर बैठे रहेंगे? कभी ना कभी तो आपका यौम हिसाब भी आएगा, और जिस दिन वो आएगा उस दिन आप रहम की भीख मांगते रहेंगे और दुनिया का कोई शख्स आपके आंसू पूंछने के लिए तैयार नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। ख़वातीन, रमजान आ चुका और इसके साथ ही महंगाई भी आ गई है। यह महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हारून अख्तर साहब, वज़ीर आज़म के मशीर हैं इक़्तिसादी अमूर के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सलमान बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, MKM के साथ ताल्लुक रखते हैं। MNA कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक। और सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शिबली फराज साहब ये फरमाइएगा कि इशू ये है महंगाई, रमजान आ गया और उसके साथ ही सारी चीजें महंगी होगी। 25% से लेकर 100% तक चीजों में इजाफा हुआ। बजट 3 दिन गवर्नमेंट ने पहले पेश किया, तो इस महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा एक ऐसा मसला है जिसको कि मैं ये कहूंगा कि
जो हमारे में हम में जो मुसलमानियत है उसका बहुत बड़ा फुकदान है। और जिस जगह में भी आप जाएं, ये कोई एक किसी ताजिर तबके का ताल्लुक नहीं, ये बेसिकली एक माइंड सेट है जिसमें कि ये है कि किसी सिचुएशन में, मजबूरी की सिचुएशन में फायदा उठाओ। ये बदकिस्मती से एक ऐसा अजाब है जो हम पे नाजिल हुआ है, जिसमें कि हम जब भी कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं लोगों को फ्लीस करने की, यानी उनसे बटोरने की, तो हम ये करते हैं। तो ये एक हमारा एक वो सोशल प्रॉब्लम है। मुनाफाखोर मुनाफा हासिल करेंगे जी। ये गवर्नमेंट होती है जिसने कंट्रोल करना होता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक तो ये है ना कि पहले देखें कई चीजें होती हैं। अब आप देखें स्विट्जरलैंड में, वहां पे घर बैठे आपको $2,500 की तनख्वाह मिलने का एक बिल पे रेफरेंडम हुआ, वो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। मतलब है कि जो एक मुआशरे की जो एक सोच होती है ना, वो बहुत अहम होती है। फिर हुकूमत, जाहिर है जो वो लोग होंगे जो हुकूमत से, वही लोग होते हैं जो हुकूमत में आते हैं, तो जाहिर है जब वो इस किस्म की चीज पैटर्नाइज, हर एक की लॉबी होती है, हर एक का कारोबार, इस खास तौर पे हमारी हुकूमतों में कारोबारी लोग बहुत हैं, तो जब कारोबारी लोग होंगे तो जाहिर है कि वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो फिर हम किसी पे हाथ डाल नहीं सकते। बुनियादी मसला ये है। कारी साहब, ये फरमाइएगा कि अपोजिशन ने बजट मनसूख कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आप इसको पसंद नहीं कर रहे, आपका ख्याल ये है कि बजट ठीक नहीं है, इसको बेहतर बनाना चाहिए था, क्या चीज होनी चाहिए थी और महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता? सही सर, दो चीजें, एक तो स्टेट अपनी रेट पूरी तरह लागू कर पाए, उसके लिए जरूरी है कि रियासत के जो हुक्मरान होते हैं, हुक्मरान तबका जो है, जब वो बाकी पाकिस्तान के ट्रेडर्स से, पाकिस्तान के दुकानदारों से, पाकिस्तान के आम आदमी से अगर वो इम्प्लीमेंटेशन चाहेगा तो पहले हुक्मरान तबके को अपने आप को अकाउंटेबल करना पड़ेगा, तभी वो इखलाकी तौर पे किसी और के ऊपर अपनी चीजें इंप्लीमेंट कर पाएंगे। पाकिस्तान में लॉ एनफोर्समेंट नहीं है बिल्कुल, जो मेजर इसका काज है, और ये आज का इशू नहीं है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की 11 अगस्त 1947 की स्पीच पढ़े, 4 बातें उन्होंने कही हैं। एक आइन बनाना है, चैलेंजेस सामने रखते हुए वो कहते हैं करप्शन है, ये कायद आज़म की पहली स्पीच है। दूसरा वो कहते हैं होर्डिंग, तीसरा अकरवा परवरी है। तो होर्डिंग उस वक्त भी एक इशू था, मुनाफाखोरी, नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी उस वक्त भी एक बहुत बड़ा इशू था। और कायद आज़म के अल्फाज ये थे कि दुनिया में जो कोई बड़े से बड़ा जुर्म हो सकता है, होर्डिंग उससे बड़ा जुर्म है। अहादीस है इसके खिलाफ बहुत है, इसका मतलब उस वक्त भी होती होगी। तो ये इसके बारे में तो बड़ा वाज़ेह सबूत है, लेकिन हमारे यहाँ हर हुकूमत जो है वो दावेदार होती है कि हमने बड़ा अच्छा मैकेनिज्म दिया है, बजट बहुत अच्छा है, अवाम दोस्त है, टैक्सेस दे लगा दिए हैं, लेकिन अवाम पे असर नहीं आएगा। ये हर वजीर खजाना की स्पीच का एक खास हिस्सा होता है। चीनी महंगी होगी लेकिन ये अवाम दोस्त है, कुछ नहीं, गवर्नमेंट को नजर नहीं आता। ये हर गवर्नमेंट की, महंगा हो गया लेकिन अवाम दोस्त, हर गवर्नमेंट की टैक्स बढ़ गया लेकिन अवाम दोस्त। हर गवर्नमेंट की जो अनक होती है ना, जब हुकूमत में होते हैं तो अनक और होती है, उनको अवाम की तरफ से देखने की तवज्जो नहीं होती। जब किसी गवर्नमेंट के बंदे से पूछेंगे, वो कहे नहीं, बस हमने बहुत अच्छा बजट दिया है और इसमें बड़ा बैलेंस बजट है। सवाल चाहिए साहब ये है, एक तो मैकेनिज्म नहीं है, दूसरा ये कि लोगों के अंदर हम लोगों को ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं। अगर हुक्मरान तबका बैठ के खुद दोनों हाथों से स्टेट को लूट लेगा, अपने पास दौलत इकट्ठी कर लेगा और उसकी स्टोरियां ज़बान ज़द आम होंगी, तो फिर पाकिस्तान के हर लोग, ये किसी भी रियासत के हर आदमी की ये ख्वाहिश होगी जितना मेरा हाथ लगता है मैं भी मार लूं, और मैं उसको कानून के जुमरे में ले आऊं कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन कानून के अंदर ये कानूनी करप्शन होनी चाहिए, इसको कानून आप जायज कर लें अपने लिए, वो जायज अपने लिए बना लेते हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि ये हमारे इखलाकी कदरें तो अपनी जगह, लेकिन स्टेट की रेट वहां उस तरह काम नहीं कर रही जितने करने की जरूरत है। रही बात बजट के अंदर, बजटी मेयर्स भी होते हैं, आपने कौन से सेक्टर को फैसिलिटेट किया? क्या पाकिस्तान के किसान जो पाकिस्तान की वर्कफोर्स 2/3 वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या अकोमोडेट करते हैं, क्या वहां बेहतरी आ रही है? क्या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है? क्या आपकी इंडस्ट्री बेहतर हो रही है? क्या आपकी मुर्गी के बारे में ऐलान किया था को 150 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं होगी और अगले दिन चलेगी। वो तो गवर्नमेंट का, मुझे एक और बात याद रखिए, मुर्गी और इससे रिलेटेड जितना भी काम है वो गवर्नमेंट के बस का रोग नहीं है कंट्रोल। क्यों? वजह क्लैश ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट में इसके कोई तो पता ही है। हारून साहब जो है ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, यही समझ ले। अच्छा ठीक।
सलमान बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि आपने एक दूसरा बजट पेश किया अपोजिशन की तरफ से, आपने कहा शैडो बजट ये है, और उसमें आपने कहा कि हम महंगाई भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम टैक्सेस भी कम कर सकते हैं, हम हालात को मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो आप जो आपके पास जो मैकेनिज्म है गवर्नमेंट तक क्यों नहीं आप पेश कर पा रहे हो उसको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मेहमानान को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम, और तमाम मुसलमानान दुनिया में जो बसने वाले पाकिस्तान में सबको रमज़ान मुबारक मुबारक। आपने बजट के कहा, मैं बजट शेडो बजट एमक्यूएम का लेकर आया हूँ अपने साथ, और ये मुतवातिर तौर पे आज चौथा साल है कि एमक्यूएम जो है बजट आने से पहले अपना शेडो बजट दे रही है। वो वाहिद सियासी जमात है और इसमें तमाम वो चीज़ें जो आवाम के फ़ायदे की हैं वो इसमें मेंशन की जा रही है। लेकिन हर दफ़ा ये बजट की कॉपी इसाक डार साहब के हाथ में जाती है, वजारत खजाना में जाती है, स्पीकर साहब के पास जाती है, हुकूमत के पास जाती है। हारून साहब लेकिन हारून साहब तो शायद ये पहला साल है इनका, तो मिनिस्ट्री में बजट बना मैं अभी दे देता हूँ, अभी आपके तवज्जो से दे देता हूँ, अगर ये लेना चाहें तो और इस पर अमल करना चाहें तो ये बिल्कुल रखें। 80% बजट बिल्कुल रखेगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि हुकूमत नहीं है 80% बजट के साथ रिसीट्स का ताल्लुक इनका। बात सिर्फ इतनी जाए चौधरी साहब के अवाम को क्या मिल रहा है, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा है। ये बजट एक दफ़ा फिर अशराफिया की नुमाइंदगी कर रहा है, ये बजट एक दफ़ा फिर अमीर की नुमाइंदगी कर रहा है, ये बजट एक दफ़ा फिर जो है वो हुकूमती 500 ख़ानदानों की नुमाइंदगी कर रहा है, इलियट क्लास की। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बजट आया है अमीर अमीर तर हो जाएगा, गरीब गरीब तर हो जाएगा। एक काम इन्होंने किया कि आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये सियासी बजट है, रिवायती बजट है, किसानों के लिए इन्होंने बड़ी सब्सिडीज दी। और इसाक डार साहब को हम देख रहे थे कि बड़े खिला के कह रहे थे सब कुछ दे देता, किसानों को दे देता। यार 4 साल में आपको किसान याद नहीं आया? आपने महंगाई कर दी उसके लिए, आपने उसकी जो कीमत सस्ती नहीं की, बिजली आपने उसके लिए महंगी कर दी, चले कर दिया, लेकिन आवाम को क्या दे रहे हैं? अब मैं आपको बताऊं कि आज अखबार में पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि बच्चे का डायपर और दूध जो बच्चा पीता है, जो बेसिक नीड है, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। और ऐसे 700 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो मुख्तलिफ बुनियादी जरूरियाती अशिया पे लगा दिए गए हैं। तो हुकूमत आवाम का सोच रही है, हुकूमत अपना सोच रही है। तो हम इस बजट को रिजेक्ट करते हैं। ये बजट जो रिवायती बजट है, आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आवाम को इससे कोई नहीं इफेक्ट आएगा। होगी कि पास ना हो। तो देखिए पास तो नंबर ऑफ गेम से ही है। जिस तरह से ये बजट जो है आप इसके खिलाफ वोट देंगे चौधरी साहब, जिस तरह से ये बजट जो है नंबर्स का गोरख धंधा है, सवाल ये है कि आप इसके खिलाफ वोट देंगे। बिल्कुल अपोजिशन अपनी मोशन पेश करेगी, कटौती अपना कट मोशन पेश करेगी। नहीं सर, बाकी पार्टीज की बात ना करें, आप अपनी बात। बिल्कुल हम इसके खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि ये आवाम के हक में। बिल्कुल सही है। हारून साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुन ली। 2-3 सवाल हैं। एक तो ये है कि ये कहा जाता था कि एमकेएम के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और इतने करीबी पार्टी जो आजकल आपके साथ है वो भी इस बजट को रिजेक्ट कर रही है। दूसरा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, वो कहते हैं कि आप अमीर के ऊपर आप टैक्स लगा ही नहीं सकते, उसको गरीब कर ही नहीं सकते। मुर्गी का सवाल उन्होंने उठाया कि आप कभी भी उसकी कीमत कंट्रोल नहीं करेंगे। जवाब दें सर। पहली बात तो जी यह है कि जी बजट एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है और उसको सीरियसली लेना चाहिए। और बजट इस तरह मेजर नहीं होता कि आज रात अंडे की कीमत क्या हो गई और सुबह सब्जी की क्या कीमत होगी। बजट के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मुताबिक जाते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि 3 साल पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। और जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई मेजर होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम लोएस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का तोहफा इस गवर्नमेंट ने आवाम को दिया 2.82% के ऊपर, जिसमें सिर्फ मुर्गी और अंडा नहीं होता, जिसके अंदर 50-60 चीजें होती हैं और पूरे पाकिस्तान में रूरल इलाके प्लस उसमें होती हैं। दूसरी चीज ये है कि तमाम चीजें सस्ती हुई, आपका ख्याल है? ये उसी का एवरेज है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है रमजान की बात। रमजान जो है वेरी मेजर फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। आपको यूटिलिटी स्टोर्स में देखें चीजों में कितनी कमी होगी। रमजान बाजार होते हैं और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट दोनों इकट्ठी इस पे काम करती हैं। और रमजान में एक प्रॉब्लम होती है जो चैलेंज होती है हर गवर्नमेंट के लिए, डिमांड सप्लाई की। कुछ चीजें रमजान के महीने में इतनी इस्तेमाल होती हैं जो बाकी 11 महीने में नहीं हो सकती। उसकी डिमांड सप्लाई या खजूर डिमांड सप्लाई का ख्याल रखना पड़ता है और होर्डिंग का ख्याल रखना पड़ता है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी बड़ी सेंसिटिविटी होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ भूल गया और महंगाई हो गई है। प्याज महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, बेसन महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, मुर्गी महंगी हो गई उसमें। अच्छा, जहां तक ओवरऑल बजट की ताल्लुक है, ओवरऑल मैं अगर बजट की बात आपको बताऊं
देखिए ये बात कि अमीर का बजट है गरीब का, मैं बिलीव नहीं करता। सुपर टैक्स तो अमीर पे लगाया गया ना, जिसकी इनकम 50 करोड़ से ऊपर है, उस पर एक्स्ट्रा 3% लगाया गया, तो अमीर को और कौन सी ब्रेक मिली है? हाँ, ब्रेक ये मिली है, गरीब को ब्रेक मिली है। ब्रेक इस तरह मिली है, जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज दी गई है, फार्मर को ब्रेक मिली है, एक्सपोर्टर को ब्रेक मिली है, इसके अलावा तमाम इंसेंटिव दिए गए हैं, बल्कि एक्सटेंड कर दिए हैं, 3-3 साल आगे बढ़ा दिए हैं। नई इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री लगेगी, जॉब क्रिएशन होगी। देखिए हुकूमत एनेबल करती है एनवायरमेंट को। इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सर मसला ये है कि तीनों अपोजिशन पार्टीज आपके साथ बैठी हुई है। देखिए पीटीआई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एमकेएम है, ये तीनों आपके इस आइडिया से इत्तेफाक नहीं करते। यही प्रॉब्लम है ना। देखिए मैं ये बड़ी रिस्पेक्टेबल है, सारे हैं, ये इसमें कोई बात नहीं है, मगर मैं ये समझता हूं कि अगर आज ये एक बजट को डिस्क्राइब करते कि हाँ जी ये अच्छी चीज है, ये स्पेसिफिक अच्छी चीज है, ये गलत है, वैल्यू ऐड करें ना। अभी इनको 15 दिन मिले जाएंगे, वैल्यू ऐड करें, और हम इंतजार कर रहे हैं इनकी सजेशन से। मैं कहता हूं कि हम अच्छे सजेशंस को, मैं गारंटी देता हूं कि अच्छी सजेशंस को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी देखिए वो वैल्यू ऐड वो एक शेर है, सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। क्या आपके इस बजट से किसान खुशहाल हुआ, खुश हुआ? बताइए। क्या मजदूर खुश हुआ? क्या इस मुल्क के सरकारी मुलाजिम ने बड़ी खुशी से धमाल डालने शुरू कर दिए? 14,000 रुपए में आम आदमी का गुजारा हो सकता है। और दूसरी बात यह है वो भी कहाँ कि जो आप ज़राअत को जो कह रहे हैं ना, सबसे बड़ा जो इंसेंटिव दिया गया है ज़राअत को, इस गवर्नमेंट ने 2015 में सबसे बड़ा किसान पैकेज अनाउंस किया था। बड़ा डोंगरे बरसाए थे, कोई पता नहीं 340 अरब रुपए का। रिजल्टेडली ये है कि पाकिस्तान में नेगेटिव ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर है, नेगेटिव चलेगी। सो सवाल सिंपल ये है कि आप जितना कुछ फिगर दिखा रहे हैं वो फिगर हैं क्या, रिजल्ट वो मटेरियलाइज कहां हो रहे हैं? आपने 3 साल पहले आया, आपने कहा जी हमें बड़ी बुरी मैशत मिली है। हालांकि जो बुरी मैशत थी वो हमारे दौर में थी, इसलिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी में एपिटाइट नहीं था। 2008-9 में वो बहरान आया था जो दुनिया में अभी तक इसको लेकर है दुनिया, दहशतगर्दी थी, पेट्रोल महंगा था और दूसरी गुजारिश ये है कि आपने कहा था कि हम जी कर्टेल कर देंगे लोड शेडिंग को। आपके चीफ मिनिस्टर ने खैर ये कहा था कि मेरा नाम बदल देना अगर 2 साल में ना चेंज कर दिया, लोड शेडिंग खत्म न कर दी, लेकिन क्योंकि बड़े मियां साहब ने उसको डिसोन कर दिया कि नहीं वो शहबाज शरीफ ने ये बात कही थी, मैंने नहीं जज्बाती नहीं चले, वो कहने को तो कुछ और होता है, मैं नहीं कहता था हमारे चीफ मिनिस्टर ने चले, लेकिन उन्होंने जो कहा वो उसके मैंने कुछ और निकलते हैं कि अगर ये कुछ ऐसी बात है, पंजाबी को और कहते हैं, बट वो ऐसी बात है तो ये मैंने नहीं की, वही उसने की। सो सवाल यह है कि जिस गवर्नमेंट के अपने फिगर्स के ऊपर, जावेद चारी साहब मुझे बड़ा सिंपल बता दें, आप कह रहे जॉब क्रिएशन होगी, कौन सा काम आपने इंडस्ट्री के लिए कर दिया कि इंडस्ट्री इस मुल्क में फ्लरिश करेगी? आपके यहां आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, इस्लामिक इंडस्ट्री बंद हो रही है, हौजरी की इंडस्ट्री बंद हो रही है, इवन स्टील, आपके मुल्क की स्टील इंडस्ट्री बंद हो रही है, और लोग चाइना और ताइवान से चीजें मंगवा के अपने ब्रांड नेम के साथ सेल कर रहे हैं। ये आपकी बड़ी, इसका जवाब देने दें। देखिए आप जरूर जवाब दें। दूसरा ये लाहौर का माल रोज मुजाहरे होते हैं। एक बात ये है, लानसपुर टेक्सटाइल बंद हो गई। मैं देता हूँ जी जवाब, अभी तो बहुत कुछ देना जवाब आपने। नहीं तो मैं जवाब अक्सर मैं बताता हूँ, टेक्सटाइल आपकी बंद हो गई, प्रोग्राम फिर आप कर लें, तो फिर ऐसे ही होगा। इंपॉर्टेंट कर रहे हैं आप इतना भी कहेंगे, देखिए कौन से फिगर के मुताबिक ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री बंद हो गई है, कौन से फिगर के मुताबिक कहां फिगर है, इस तरह बात नहीं होगी। मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो आप करें। आप फरमाइए, बोलिए। सिंपल बात यह है कि मैं कह रहा हूं आपकी ज़राअत नेगेटिव में है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप बड़े डोंगरे बरसा रहे हैं, एक्सपोर्ट आपकी कम है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। कहां बढ़ गई है भाई? उसके इफेक्ट क्या है? पाकिस्तान की आबादी, जितने अजम्पशंस आपके हैं, आप महंगाई का अजम्पशन आपने बिल्कुल नेगेटिव रखा हुआ है, आपको पता नहीं है कि इस मुल्क की आबादी कितनी है, आपके पास सेंसस है कोई नहीं, आप अजम्पटिव फिगर्स के ऊपर खड़े हैं। और आपके 3 साल बजट में, पिछले 3 बजटों में जितने आदाब आपने रखे थे, जितने आपने टारगेट रखे थे कि हम इतने मकान बनाएंगे, हम इस मुल्क में इतने स्कूल बनाएंगे, सारे के सारे पिटे हैं। ओ भाई, अगर आपने ब्रेक देना है, लेकिन हारून साहब ने जवाब देना। हारून साहब, मैं उसके बाद आपकी तरफ आऊंगा, छोटे से ब्रेक को, ब्रेक के बाद आप सकते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हारून साहब, अगर आप इजाजत, शिबली साहब को शामिल कर लूं सिर्फ 1 मिनट के लिए। जी शिबली साहब, आप फरमा दें। मेरा जी एक बुनियादी किस्म का सवाल है जिसपे सरसरी तौर पे कायरा साहब ने भी जिक्र किया। देखें, जब आप बजट बनाते हैं तो जाहिर है कुछ जहन में रख के बनाते हैं कि ये आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, आवाम के लिए बना रहे हैं, उनकी तादाद क्या है। जब सेंसर होगा नहीं और कोई भी पॉलिसी, कोई भी बजट
वो उसमें अगर आपको उसका आपकी जो जिसके लिए बना रहे हैं, यानी आप अपने घर का बजट बना रहे हैं और आपके पता नहीं है कि 10 लोग हैं, आपके 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, वो होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि हमें कोई अपोजिशन हमें कोई आइडियाज दे। आइडियाज तो बड़े सिंपल हैं जी। हाँ, बताइए। 3 आइडियाज हैं बुनियादी तौर पे। एक तो ये है कि वो जो लूटी हुई रकम है जो बाहर पड़ी हुई है उनको लाएं, नंबर उसको 1। लाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं लगे, प्रोसेस साल शुरू में नहीं हो हो कैसे सकेगा। नहीं जी, अगर विल हो ना सब कुछ हो सकता है। ठीक है। नंबर 2, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीटीसीएल की जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उसके $850 मिलियन पिछले 6 साल से 8 साल से पड़े हुए हैं, उसके बारे में हुकूमत ने क्या किया? ठीक है। ठीक हो। तीसरा, आप ये बताएं कि जो टैक्स बेस को एक्सपेंड करने के लिए आपने आपके अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है 15%, आप हुकूमत के, अब ये चौथा बजट है आपका, आप बताएं कि आपने इसके लिए क्या इकदाम किए हैं। आप जो है तो आई नो कि आप यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर अ कॉम्पिटेंट मैन, बट ये बताएं कि जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उसमें क्या ऐसा आपने किया है जिसमें कि ये बजाय एक अवाम पे सारा बोझ, विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारी चीजें स्क्वीज कर दिया है अवाम को, और आपने उसको जो टैक्स बेस है उसको एक्सपेंड नहीं किया। हारून साहब ये सारी चीजें आपके सामने, वो ये कहते हैं फिगर्स ऊपर जा रहे हैं, रियलिटीज नीचे जा रही हैं सर। देखिए बात यह है, बड़े मेरे रिस्पेक्टेबल कॉलीग्स हैं, सारे हैं, इन्होंने गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुके हैं या इंशाल्लाह आइंदा में आएंगे भी। बट मैं आपको बताऊं, देखें जनरलिटीज में बात नहीं कर रहा। आपने बजट की बात करनी है तो स्पेसिफिक पे बात करें और इंडिकेटर्स पे बात करें और रिजल्ट्स पे बात करें जो दुनिया एक्सेप्ट करती है, जो रेटिंग्स पे बात करें दुनिया एक्सेप्ट करती है। और हालात देखें, मैं आपको बताता हूं, देखें एक बात कह रहा साहब की कि एग्रीकल्चर नेगेटिव हो गई है, बात बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर नेगेटिव इसलिए नहीं हुई कि हमने कोई गलती कर दी है। इंटरनेशनल सिचुएशन में कमोडिटी प्राइसेस क्रैश कर गई हैं, हर चीज की प्राइस क्रैश कर इंडिया में नेगेटिव जब क्रैश कर गई इंडिया में फार्मर के पास कम हुई होगी, फार्मर के पास हमारा जो एक था, हमारा कॉटन क्रॉप जो था वो 28% नीचे डिजास्टर्स था और उसकी वजह से एग्रीकल्चर का जीडीपी 2.5% गिरा है, ओवरऑल जीडीपी जो है वो 0.50% गिरा है। और इसी वजह से हमने इसको पैकेज दिया। ठीक है, अगर हम खामोश बैठे रहे ना तो तब दूसरा हमने इसको पैकेज दिया। एक्सपोर्ट्स डाउन है, रीजन में डाउन है, इंडिया की 18% डाउन है, हमारी जो 11% डाउन है। गलत चीज है, पूरा एक इंटरनेशनल रिसेशनरी कंडीशन थी। चाइना की एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाउन है, इंपोर्ट चाइना की डाउन होती है तो हमारी एक्सपोर्ट डाउन होती है, इफेक्ट होती है पूरे रीजन की। इंडिया की 18 हुई है, हमारी भी हुई है, इसलिए हमने एक्सपोर्टर का पैकेज दिया है। देखिए बात यह है कि जहां तक बात है पनामा की और इस तरह की के पैसा लेके आए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हुई है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी एक पूरा लॉ आएगा जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको रिवाइज करेंगे ताकि जो भी लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। ये ऑफशोर के देखिए वो तो सब डॉक्टर साहब ने खुद ये फरमाया था कि $200 अरब हमारे स्विस अकाउंट्स में पड़े और हमने काम हो रहा है उसके ऊपर 22-23 जून को देखिए उधर उससे काम बात हो रहा था। वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रीटी के बदले में अपनी कंपनीज को बड़े मेजर टैक्स बेनिफिट्स देना चाह रहे थे विच वुड हैव कॉस्ट बिलियंस टू द एक्सचेकर, इसलिए ये डिले हुई है। अब 22-23 जून को दोबारा मीटिंग है और उसके अंदर एक इंशाअल्लाह ताला एक फैसला हो जाएगा। पैसे वैसे मैं आपको रियलिटी बता दूं कि अमेरिका भी अपने लोगों के वापस ना सका, उसके ऊपर जो टैक्स ड्यू होता है उसकी ट्रीटी होती है। लेकिन सर वो आपने दावा किया था ना कि हम लेकर आएंगे, ये पहले सोचना चाहिए था ना आपको कि अमेरिका में नहीं ला सका और हम भी नहीं ला सकेंगे। आपने दावा पहले कर दिया, रियलिटी बाद में तलाश किया आपने। देखिए नहीं, लेकिन इंडिया के साथ हुआ है उनका मायदा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम भी कर लें। वो अमेरिका भी कर रहा है सर, वो पूरा यूरोप कर रहे हैं ना, आपको बताया हम OECD के भी मेंबर बनना चाह रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ऑफशोर की प्रॉब्लम को पहले फोकस नहीं किया गया था, दुनिया ने नहीं किया था, और इसकी वजह से अब सब लोग जो है इसके बारे में रियलिटी आई है और उसको कर रहे हैं। तो आपने जिक्र 3 साल पहले किया था जब डाट साहब नए आपको बता दिया ना कि उसकी नेगोशिएशन चल रही है, वो ऐलान किया था कि $200 अरब हमारे स्विस अकाउंट्स में पड़े हों। उसके बदले में वो ऐसे टैक्स बेनिफिट्स मांग रहे थे जिससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान होना था, इस वजह से वो डिले हुई है। अब बात यानी वो लेने के बजाय देने पड़ते थे जिस वजह से आप नहीं, हर नेगोशिएशन में यही पीटीसीएल के एक तकरीबन $1 अरब है, उसका क्या हुआ? वो तो हमारे हाथ में है ना, उसको क्यों नहीं है? उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं, कुछ प्रॉब्लम थी, जो प्रॉपर्टीज उनके नाम पे नहीं जा रही थी, वो मेरे को काम चल रहा है उसके ऊपर, एग्जैक्ट पता नहीं है। $800 मिलियन पिछले हमारे 5 साल में भी नहीं आया और इनके 3 साल में भी नहीं आया, बिल्कुल, और वो आसानी से देने वाले भी नहीं है। हालांकि उसमें सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हमारे दौर में भी पंजाब गवर्नमेंट अड़ गई थी, सिंध गवर्नमेंट भी अड़ी हुई थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट मेजर रीजन थी। आज पंजाब गवर्नमेंट आपकी है, उसका आपको मसला हल करना चाहिए। और एक गैर मुल्की कंपनी आपका $800 मिलियन लेके बैठी हुई है, यहां बिजनेस कर रही है, जहान के पैसे कमा रही है,
ग्रेट ट्रैफिक के नाम पे भी कमाता, पता नहीं क्या से क्या हम कर रही है। F-16 प्रॉफिट में जा रही है, सकते थे। बेशुमार profit में। एम्प्लॉइज को निकाली जा रही है मुसलसल। जी सलमान साहब, सलमान साहब ये फरमाइए कि आम आदमी के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत? यही हाल है जावेद चौधरी साहब के इलेक्ट्रिक का भी है, जैसे ये पीटीसीएल का बता रहे हैं, उसका भी वही हाल है। सारे मुल्क के यहाँ कमा भी यहीं से रही है और बाहर पैसा भी भेज रही है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है। आम आदमी की आपने बात की, अब एफबीआर की बात हो रही है यहाँ पे कि एफबीआर जी बड़ा काम कर रहा है टैक्स जमा करने में। एफबीआर तो जी इजी मनी पे आ गया है, मतलब 70-80% टैक्स लगा दिया इनडायरेक्ट इन्होंने। उनका अमला क्या काम कर रहा है, बैठे बैठे इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है। जैसे इजी पैसा चल रहा है, जेएस कैश चल रहा है, ओमनी से चल रहा है, इजी लोड चल रहा है, इस तरह वो आ रहा है। ये एफबीआर की कारकर्दगी है। बेरोजगारी का क्या हाल है यहाँ पे? यहाँ का बात हुई जी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, किस तरह से होगी? सिर्फ बजट में वही जी फैक्ट्स फिगर्स के हवाले से कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी आपने पिछले 4 सालों में क्रिएट कर दी? बेरोजगारी बढ़ गई। इन्फ्लेशन का क्या हाल है? आप अभी इन्फ्लेशन का जिक्र किया, कितनी आपने कंट्रोल कर ली? अच्छा सर, ये अभी भी फरमाइए रमजान कि जो सरकार है। आपने अपना बजट पेश किया ये वाला, इसमें रोजगार कैसे फराहम कर रहे हैं आप लोगों को? सर इसमें अगर इस पे मनोन अमल हो जाए और जब हमें जब मौका मिलेगा, तो कैसे बढ़ाएंगे? सर ये नौकरियां, बजट में अगर हुकूमत वक्त इसको पढ़ ले, अगर इसमें से चंद छीकें ये शामिल कर ले अपने बजट में, जो कि 4 साल से नहीं हो रहा। अभी मेरे बड़े काबिल मोहतरम है, देखिए ना, जॉब्स कैसे देंगे सर बड़े मेरे काबिल मोहतरम, इन्होंने कहा जी हम सर? अपोजिशन 2 की करोड़ अच्छी 45 लाख लोग बेरोजगार है इस मुल्क में। देखिए सर, कैसे रोजगार? हर हुकूमत ये आती है तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, लेकिन अगर मेरिट पे अगर आप देना शुरू करें और अकरबा परवरी ना हो, जैसे भी कायदे आज़म की 4 चीजें बताई, होर्डिंग्स का बताया, अकरबा परवरी का बताया, मुनाफाखोरी का बताया, तो मामला आगे चलेंगे। अब 18 साल से इस मुल्क के पाकिस्तान में जो आईनी तकाजा है, मर्दमशुमारी नहीं कराई गई, तो आप जो बजट किस तरह बना रहे हैं? आपको क्या पता कि कौम कहाँ खड़ी है और आपका जो है लोगों की जो है तादाद कितनी हो गई है, लेकिन आप वही अजम्पशन पे जा रहे हैं, प्रिजम्पशन पे जा रहे हैं। इसके अलावा आप पेट्रोलियम लेवी टैक्स जो इनकी गवर्नमेंट में लगा, और आज के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर अपोजिशन लीडर, उन्होंने अब मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मलाइन करने के लिए कहा कि जी गुंडा टैक्स है, हम खत्म करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज 4था साल है पीएमएलएन का, वो गुंडा टैक्स आज भी चल रहा है, बढ़ गया है। 33 रुपए का पेट्रोल हमें मिलना चाहिए आवाम को, 75-80 रुपए का लीटर मिलता है, वो पैसा भी तो इजी मनी हो गया सर। तभी तो हम कह रहे हैं कि हुकूमत इजी मनी पे चल रही है। और सेल टैक्स की बात है, आपने सेल टैक्स को कहां खत्म करने की बात की? आप अगर 33 रुपए की चीज ले रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि 16% 17% टैक्स है। सर 33 रुपए में से 18 रुपए कट रहे हैं, तो ये टैक्स हो गया तकरीबन 70%, 60%। ये भी जो है अवाम के साथ आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जिस तरह बजट के नाम पे। और उससे ये देखिए कि सारे फिगर्स की जंग है। जावेद साहब आखिरी बात, यहाँ बात हो रही है नॉन फाइलर्स की। नॉन फाइलर्स का तो इतना बड़ा जुल्म किया है, जिन बेवाओं ने, जिन बुजुर्गों ने अपने अपने जो पैसे अकाउंट में रखाए थे, एक हल्की सी ट्रांजैक्शन पे भी, चेक देने पे भी, अकाउंट से ट्रांसफर करने पे भी उनके पैसे जो है मिना कर लिए गए। ये डाका मारा एफबीआर ने। यार उनसे लो ना जो आपके वाकई में नॉन फाइलर है। हारून साहब, ये एक सवाल ये है कि इनका जिनसे जवाब आपको पैसा लेना चाहिए आप उनसे लेते नहीं है, जिन पे रहम करना चाहिए उन पे जुल्म कर रहे हैं आप। अच्छा, जहां तक बेवा का ताल्लुक है या गरीबों का ताल्लुक है, ये टैक्स जो लगा है वो 50,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन से लगा है, 50,000 पर डे, विच मीन्स अगर आप पूरे साल करेंगे तो आपका 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो कमाता है उसके वो नहीं देगा, तो वो बात नहीं है। जहां तक एफबीआर का ताल्लुक है, एफबीआर की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तारीख की सबसे अच्छी रही है। 3.8% ग्रोथ कारा साहब की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी एफबीआर के रेवेन्यूज में 1946 के। इस साल इंशाल्लाह 3104 बिलियन आएंगे, दैट इज 60% ग्रोथ। लेकिन सर ये नए टैक्स पेयर मिले आपको? सवाल है हारून साहब, नए टैक्स पेयर मिले और जो पुराने हैं उन पे मजीद जमा करी जा रहे हैं आप सर। जो पुराने हैं, पुराने जो हैं उसमें बताता हूँ, पुराने जो हैं वो भी टैक्स एवेड करते हैं, और ज्यादा टैक्स एवेडर जो है आपके फाइलर्स है, ये भी बताता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये ना समझे कि जो टैक्स फाइलर नहीं है उससे तो जैसे कायरा साहब ने कहा हम निकाल रहे हैं, विदहोल्डिंग टैक्स भी निकाल रहे हैं, बाकी टैक्स भी निकाल रहे हैं। जो फाइलर है, जो एडजस्ट करता है अपना टैक्स, वो भी बहुत बड़ा एवेडर। और इस वक्त एफबीआर की इन्फोर्समेंट इज वन ऑफ द बेस्ट। हम जिस जगह हाथ लगाते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑफ माई, पैसा निकाल लेते हैं, जिस जगह हम हाथ डालते हैं वहां इतनी ज्यादा इवेशन है। इस मुल्क की प्रॉब्लम ये नहीं है एफबीआर, एफबीआर की प्रॉब्लम, मुल्क की
जो है कोई पानामा का चक्कर आएगा, वो offshore का टैक्स चक्कर चीटर आएगा। है। इस मुल्क की प्रॉब्लम माइंडसेट है। हर कोई कहता है टैक्स जरूर वसूल करो, जब उसकी अपनी बारी आती है नहीं मैं नहीं उसके टैक्स दो। जो सर जहां तक offshore sales companies tax की निकल बात आएंगे, है, उसका जहां- क्या कसूर है? भाई offshore जरा मुझे companies सुनने दो निकल आएंगे, तो देना। बात खत्म बात हो कर जाएगी। उसका क्या कसूर है? जिसका सलमान जो भाई है एक मिनट जरा सैलरी पे टैक्स कट जाता है, सेल्स टैक्स की बात जो होगी उसी का ही सेल टैक्स सेल्स मतलब टैक्स टैक्स कट रहा है। दुनिया इनकम की टैक्स तो उसी वही दे रहा 160 है। कंट्रीज में उसका क्या सेल्स कसूर है बेचारे का? वैल्यू एडेड टैक्स है। ये कोई पाकिस्तान का नया अजूबा नहीं है। इसे मुझे जहां break तक लेने दे, अनएम्प्लॉयमेंट हारिस का ताल्लुक है वो 6.2% थी 2 साल पहले, आज 5.9% है। या ये फिगर चैलेंज करें और नया फिगर लेके सर ये आवाम को समझ में नहीं आता ना, यही आवाम को अगर आपको समझ यही आना तो हम कह रहे हैं, चाहिए। गोरख धंधा है। भाई आपको समझ आना चाहिए। मैं ब्रेक लेने दे। लेकिन सर इसमें कोई शक नहीं है कि 160 मुल्कों में सेल्स टैक्स होगा, लेकिन सर 160 मुल्कों में और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम वो तो नहीं ले रहे टैक्स, हम 160 सेहत पे आप कितना रख रहे हैं, आप तालीम पे कितना रख रहे हैं? प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शबी साहब ये फरमाइएगा कि आम आदमी क्योंकि महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसको इन फिगर्स का पता ही नहीं, वो समझता ही नहीं इन फिगर्स को, उसके लिए क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? आई थिंक पहली बात तो ये है कि अगर हम ओवरऑल इन्फ्लेशन जो रेट है वो तो कम है और वो उसमें मुख्तलिफ आइटम्स हैं, लेकिन आप अगर उनको मतलब है दालों को, सब्जियों को, जो चाहे कंट्रोल दूध, ये चीजें जो हैं इसकी कीमतें बहुत इंडिविजुअल तौर पे बहुत बड़ी हैं। इनको कम से कम हुकूमत को चाहिए, अगर और कुछ नहीं है तो उनको जितने भी वो लोग हैं जो कि एक इनके पास डाटा होगा जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड से भी मिल सकता है, कि वो उन आइटम्स को उनके लिए सब्सिडी दे और ताकि उन पे इसका बोझ ना पड़े। तो सर इंश्योर भी करें ना, सिर्फ और इंश्योर देना जरूरी जाहिर नहीं है, है। जाहिर मार्केट है। में अगर फर्ज करें को डबल बिक रहा है बिल्कुल, और गवर्नमेंट वहां पे नहीं है तो क्या फायदा होगा? नहीं, ये तो जाहिर है, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो चीज वो जो कानून वो पास कर रही है, जो फैसिलिटी वो दे रही है, उसको ऑन ग्राउंड जो है तो उस पर अमल दरामद हो। कायर साहब आप फरमाइए। सही सब गुजारिश है, छोटी सी चंद बातें करनी है। एक तो हारून साहब ने कहा कि हमने 3 सालों में, चौथा बजट है इनका, 3 सालों में इन्होंने कोई 60% टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया है। तो इनको पता होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2008 में तो पाकिस्तान का जो FBR है इसकी कलेक्शन 1.1 ट्रिलियन थी। हमारे दौर में ये अराउंड 2 ट्रिलियन हो गई थी, ठीक, 2+ भी गई थी, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। ऑलमोस्ट डबल कर दी थी। तो आपने अगर 3 सालों में 60% बढ़ाई है, हालांकि आपके पास बड़ा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है आपके पास, तो आपने 100% बढ़ा हमने तो 100% बढ़ा दी थी 3 सालों में, 5 सालों में। रिकॉर्ड आपके सामने है, जो बात मैं कह रहा हूं उसको तस्दीक कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि हमें सबसे बड़ा इल्जाम आपके लीडर भी देते थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो आज इंटीरियर मिनिस्टर वो भी देते थे, आपके बाकी सारे दोस्त भी देते थे कि हमने कर्जे बहुत बढ़ा दिए। आपकी गवर्नमेंट में 40 अरब से 60 अरब डॉलर का कर्जा हो गया है। 20 अरब डॉलर आपने कर्जा बढ़ाया है, 75 अरब तक जाएगा। 20 अरब डॉलर आपने कर्जा बढ़ाया है और 20 अरब डॉलर का आपका रिजर्व है। ये आप कह सकते हैं कि वहां से लेके आपने रिजर्व रख लिया, पता नहीं कैसे कर लिया। मतलब इसको सादा जबान में ये कह ले, ये आपने को बैलेंस बड़ा अच्छा रखा हुआ है कि 20 अरब डॉलर का कर्जा बढ़ गया है और 20 अरब डॉलर के करीब हमारे रिजर्व पहुंच गए। तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने जेवर बेचते जाइए, कर्जा लेते जाइए, बैंक भरते जाइए, अब रिजर्व बड़ा अच्छा हो गया। दूसरी गुजारिश है, आपने कहा इन्फ्लेशन आम आदमी के ऊपर उसका इफेक्ट कम है, क्या गवर्नमेंट का मैकेनिज्म क्या है? आप कहते हैं कि रमजान बाजारों में बेहतरी आ जाती, कितने शहरों में रमजान बाजार लगते हैं? आपकी अर्बन पॉपुलेशन यूटिलिटी स्टोर्स कितने हैं? आपकी अर्बन पॉपुलेशन 30% है, 70% लोगों को आपके इस इंसेंटिव का जो आपके उसको कोई फायदा नहीं है कि आप एक मखसूस तबके को दे रहे हैं शहरों में, और आप अपने इस्लामाबाद शहर में यहाँ यूटिलिटी स्टोर है उसको आप सब्सिडी नहीं दे रहे, तो आप गरीब आदमी को, देहाती गरीब को क्या दे रहे हैं? तो सवाल यह है कि आप जितने इंसेंटिव दे रहे हो जा कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन आपने कंट्रोल की, वेरी गुड। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जरिए आपके पास क्या था? आपके यहां क्योंकि पेट्रोलियम बहुत सस्ती हुई, आपका एक्सपोर्ट बिल बहुत गिर गया, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर हुआ, जिसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आप अपनी कारकर्दगी बताइए कि आपकी इन पॉलिसीज की वजह से खुश नसीबी है। अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत बेहतर परफॉर्म करे, अगर आपके यहां इंपोर्ट्स कम हो जाएं और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, अगर आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप बेहतर हो जाए, रेवोल्यूशनाइज हो जाए, तो मैं आपकी बात मानूं। अगर आपके मुल्क में वाटर रिजर्वायर्स बढ़ जाए तो मैं आपकी बात मानूं। अगर आपके मुल्क में एनर्जी सेक्टर में बहुत कोई इंकलाब आ जाए, मैं आपकी बात मान लूं। मैं किस बात पे कहूं? मैं सिर्फ यहां इस ठंडे कमरे में बैठ के इन फिगर के साथ खेलना नहीं चाहता। आपने सर्वे नहीं कराया अभी तक। सवाल यह है, पॉवर्टी सर्वे हो सकता है, पूरे मुल्क में हाउस होल्ड सर्वे हुआ ना, पॉवर्टी सर्वे हो सकता है, ये इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है, वो सर्वे नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों नहीं। अरुण साहब फरमाइए जवाब। जी, कारा साहब की अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सी बातें होती हैं, बट मैं सिर्फ ये बता दूं कि एनर्जी के ऊपर
1 साल में जितना मैंने काम होता देखा है, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स बताएंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। LNG हमने लाए और उसके बाद जितने पावर प्लांट्स लग रहे हैं, इट इज ए रियलिटी। सीपैक जो आ गई है, आप इस वक्त है अच्छा 22 घंटे की लोड शेडिंग से आप 6 पे आ गए हैं, तो बहुत बड़ा कमाल। अच्छा, डेट पे कायरा साहब ने बात की, मैं जरा क्लियर कर दूं। देखिए, हमने रिजर्व्स $11 बिलियन से 11 बिलियन डॉलर से 22 बिलियन 18 घंटे हो रही 11, ये जरा सुनने की बात है, $11 बिलियन से रिजर्व हमने 22 बिलियन डॉलर कर दिए, इंक्लूडिंग द कमर्शियल बैंक्स। $11 बिलियन हमने एडिशन किए। हमारा जो नेट डेट बढ़ा है वो $5 बिलियन हुआ है। ये 14,000 अरब रुपए छोड़ के गए थे, अभी 19,000 अरब रुपए है। मेन चीज डेट को मेजर जो करती है वो फिस्कल डेफिसिट करती है, जो 8.8 से 4.3, और सेकंड जो मेजर है वो डेट टू जीडीपी रेशियो है। ये 64 छोड़ के गए थे, हम तकरीबन 63% के ऊपर है। तो इसलिए बात जो है, जब इकोनॉमिक तरीके से देखते हैं तो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। अब बेसिकली ये ऑपोजिशन में बैठे हैं। मैं ये एक सजेशन दूंगा, मेरे माई लास्ट वर्ड इज, तमाम के तमाम साथी काबिल एहतराम है, तमाम की तमाम ऑपोजिशन काबिल एहतराम है, इनके पास बड़े अच्छे आइडियाज होंगे, व्यूज होंगे, और हाँ, मैं सुनने का मुंतजिर हूं इनके स्पेसिफिक बजटरी सजेशन। लेकिन सर वहां पे तो कोरम ही पूरा नहीं होता। एक तो ये है कि जो 64% हम छोड़ के गए थे, जिसके जिक्र फरमा रहे हैं, आपने जून की आखिरी तारीख को सर्कुलर डेट की $500 अरब रुपए की पेमेंट की थी। अगर उस पेमेंट को निकालें तो हमारे दौर में आपका डेट जो था वो जीडीपी का 59.95% था। ये गलत फिगर दिया जा रहा है। दूसरी बात, गलत फिगर, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं। और डार साहब ने एक ट्रांच में पास ऑन किया था। और दूसरी बात, सर मैं गुजारिश करता हूं, डेट आपका था ना, वो आपने कर्जा कर्जा लेके कर्जा डार साहब ने ये क्यों किया है, ये बताना चाहते हैं कि हमने आगे देखा कितना बेहतर कर दिया में दिया था, डेफिसिट इफेक्ट हुआ था। दोनों हुए थे। आपने कौन सा कैश रिजर्व बाहर तो नहीं लिया था। तो देखिए, गुजारिश सिंपल ये है, आप फिगर अपने बताएं हमें। सवाल ये, आप अपनी परफॉर्मेंस को जिक्र फरमा दीजिए। पिछले 5 साल दौर में पीपल्स पार्टी ने कितने वजीर खजाना बदले? क्या इनके दौर में क्या दूध की नहरें बह रही थी, आवाम खुशहाल थी, आवाम परेशान नहीं थी, लोड शेडिंग नहीं थी, महंगाई नहीं थी? क्या मतलब अशिया खुर्द-ओ-नोश इतनी सस्ती हो गई थी कि मुफ्त में मिल रही थी? मतलब ये चीजें बढ़ी है, ये पास ऑन हुआ है। गरीब का मसला हल नहीं हुआ, ना गरीब का मसला इन्होंने हल किया, ना ये हल करेंगे। इंशाल्लाह एमक्यूएम आएगी तो एमक्यूएम हल करेगी। वक्त खत्म हो गया। तो हमें तो जो कुछ मिला था, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।